नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ है। वैसे तो देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बरी हो गए, आरोप मुक्त हो गए। इस पर आगे जो जो डेवलपमेंट आती जाएगी वो हम आपको बताएंगे। शाम को 4 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और देखने लायक होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का रिएक्शन आ गया। बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट का मामला है, तकनीकी विषय है, इस पर आगे सीबीआई हाईकोर्ट मूव करेगी। अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और एक खबर से ज्यादा ना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का कोई अंत होना चाहिए। कोई समस्या जो है वो अंतहीन नहीं चलने दी जा सकती है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा विवाद में रहती है। अब एक बार फिर हंगामा हुआ है, और इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। यह वाइस चांसलर की जातिगत टिप्पणी के बाद, तथाकथित जातिगत टिप्पणी के बाद स्टूडेंट्स ने एक मार्च निकालने की प्रयास किया। पुलिस ने उनको रोका। छात्रों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। भाई 25 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए जेएनयू में छात्रों के हमले में। उसका वीडियो आगे आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन ले लीजिए वीडियो। पुलिस से झड़प करते हुए आपको जेएनयू स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आरोप क्या है? आरोप है वीडियो में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े छात्र ये बाकी छात्रों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं, पुलिस को मारते, पुलिस के साथ गाली गलौज करते दिख रहे हैं। एक वीडियो में एक छात्र है पीएचडी का, वो जेएनयू की दीवार पर चढ़कर छात्रों को उकसाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है पुलिस वालों तुम्हें सबक सिखा देंगे। एक और तस्वीर में एक लड़का पुलिस वाले को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? क्या बचता है अगर आप पुलिस को पीटने लगे? इन्हीं वीडियोस में जेएनयू कैंपस के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज हुई। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर डंडे फेंके गए। हालांकि पुलिस इन वीडियोस के आधार पर अब इन उपद्रवियों की पहचान कर रही है। एक एक करके जरा सारी तस्वीरें आप देख लीजिए, क्या क्या हुआ। शुरुआत से दिखा दीजिए सारी तस्वीरें। ये आरएफ का जवान है। ये देखिए, ये देखिए, भाग यहां से, भाग यहां से। सुरक्षा कर्मी है वो। अगली तस्वीर दिखा दीजिए। जेएनयू की ताकत दिखा देंगे दिल्ली पुलिस को। जेएनयू की ताकत को दिखा दो इन पुलिस वालों को। और ये पुलिस वालों के साथ सीधा टकराव। ये देखिए, आपको हाथ दिख रहा है, पुलिस वाले के ऊपर हाथ चला रहा है वो आदमी। लड़का है, स्टूडेंट होगा कोई, पुलिस वाले पे हाथ चला रहा है। ये सब जेएनयू में हो रहा है। विवाद कुछ भी हो, सबसे पहले जेएनयू में मार्च निकलेगा। कहीं का भी कोई भी मामला हो, सबसे पहले जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के लोग ढपली लेके आगे आ जाते हैं। कुलपति से शिकायत है तो पुलिस वालों पे हाथ चलाएंगे। ये एक और तस्वीर है, इसको भी आप देख लीजिए। अब इसमें पुलिस वाला जो है वो सेवा कर रहा है किसी की। आप पुलिस से भिड़ोगे तो पुलिस वाले तो फिर जो करते हैं वही करते हैं। क्या है सर, जेएनयू का मसला क्या है? देखिए, जेएनयू का मसला यह है कि वाइस चांसलर ने एक पॉडकास्ट में सिर्फ इतना बात कहा था जिसको आपत्तिजनक ले लिया गया कि कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और दलित, पिछड़ा, इन्हीं संदर्भ में जेएनयू के वाइस चांसलर ने एक सवाल उठाया था कि भाई कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अब इसको मान लिया गया कि ये एंटी दलित है। मैंने कहा ना, आज के दिन में यदि आप गांधी के बारे में आप बात करें तो आप फिर गांधी के यदि क्रिटिसिज्म करते हैं, आप राम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कृष्ण को कर सकते हैं, शंकर को कर सकते हैं, सीता को कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने गांधी को क्रिटिसाइज कर दिया तो आप गोडसेवादी हो जाते हैं। यदि अंबेडकर को आपने क्रिटिकली एग्जामिन कर लिया, एकेडमिकली भी एग्जामिन कर लिया, तो फिर जो है आप एंटी दलित हो जाते हैं। यदि जातिवाद या आरक्षण पर आप प्रश्न सिर्फ खड़ा कर देते हैं तो आप एंटी दलित हो जाते हैं। यदि आपने कह दिया कि भाई ये अगड़ा और पिछड़ा हर्षवर्धन क्यों करते हैं,
तो पूरा एक लॉबी लग जाती है कि संगीत रागी और ये तो सारे के सारे यहाँ पर तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। यदि हम सवाल ये कर दें कि भाई 1000 साल से इस प्रकार के उत्पीड़न की बात आप करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो जरा मद्रास प्रेसिडेंसी का एजुकेशन पर 1810 का रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए कि उसमें कितने दलित थे पढ़ाते थे। एक बार हम कह दें कि ज्यादा वेदों की ऋचाएं जरा पढ़ लीजिए, उनमें ऋषि कितने थे जिनको आप शूद्र कहते थे। एक बार अंबेडकर को पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की होगी, लेकिन जातिवाद के लिए वो ब्राह्मण रहे ना। हम 17 वॉल्यूम 17 का तीसरा खंड कोट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हु आर शूद्रा हु आर अनटचेबल्स। जरा ये एक बार पढ़ लीजिए, अंबेडकर को ही पढ़ लीजिए कि उन्होंने ब्राह्मणों को इसके लिए दोषी नहीं माना है, और शूद्र वर्ण को उन्होंने कहा है कि भाई वो तो राजा हुआ करते थे। कुलपति क्या कह रहे थे कि वो उन्होंने लिटरली ये कहा कि पिछड़े विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अच्छा ठीक है, सभी जी इस पर बोल दें जरा। ये सिर्फ बात है, दलितों को विक्टिम कार्ड खेलने की बात करना ये सिर्फ बात है क्या? नहीं तो पिछड़े, और फिर चलिए आप बोल लीजिए पहले। नहीं, मैं एक ही चीज इसमें बोलना चाहता हूं, जिनके पास लैंड है, फ्यूडल क्लास के हिस्से रहे हैं, वो भी आज उनको यदि पिछड़े कैटेगरी में आप डाल करके रखें। आप बोलिए सर, मैं अगली बोलिए। दलितों को विक्टिम कार्ड खेलने की बात करना एक वाइस चांसलर से, ये बहुत आपत्तिजनक है, गंभीर बात है, और इस पर तो सरकार को, पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और यदि कल का आपने फैसला देखा हो एआई समिट में विरोध प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने जो कहा है, उसको देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों पुलिस यहां पर लाठी चला रही है। क्या विरोध प्रदर्शन की कोई जगह नहीं बची है? आप उनको छात्रों को जाने देते, लॉन्ग मार्च था जहां तक का था, या परमिशन देते कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना है? मतलब अब विरोध प्रदर्शन करना ही अपराध हो गया। विक्टिम कार्ड दलितों को कहना तो अपराध नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन करना अपराध हो गया। पुलिस वहां नहीं रोकती, कहीं आगे तक जाने देती, क्यों नहीं जाने देती? मुझे समझ नहीं आता। जेएनयू के छात्रों को, किसी भी छात्रों ने वाइस चांसलर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है, तो क्या पुलिस ने इजाजत दी? अगर वो चले जाते तो फिजल आउट भी होता ना। आप गुस्से को फिजल आउट करने का तरीका होता है विरोध प्रदर्शन, और कुछ नहीं होता। प्रदर्शन जो कह दिया, जो कहा, जो नहीं कहा वो नहीं कहा, ये तो गंभीर मसला। मैं तो समझता हूँ कि वाइस चांसलर के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि इस तरह की बात पुलिस पे हाथ उठा सकता है? नहीं उठा सकते, मैं उसको तो कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन क्यों वजह बनती है ये? क्योंकि आपने उनको प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं दे रहे। एआई समिट पर कल का कोर्ट का फैसला सुन लीजिए, 2 लाइन उसको जोड़ से आप बोलना चाहते हैं, बोलिए इस पे। एक अगली खबर लगा दीजिए। एक तो यही कि 1000 साल से ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, इससे बड़ा झूठ कुछ है नहीं। जब हम मुगल और अंग्रेजों की गुलामी में रहे तो भी हम अत्याचार करते रहे। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि मनुस्मृति चल रहा है तो उसमें तो वर्ण था, ये जातियां उपजातियां कहां से आई भैया, जरा इसको भी बता दो। और जो क्लास सचमुच जिसकी ये ताकत है, जो हर जगह कभी कमजोर नहीं रहा, उसको आप दलित कैसे बना देते हैं? क्या इस देश में इस पर कभी डिबेट होगी? और मैं बार बार कह रहा हूं ये, और जो उन्होंने कहा उसको फिर से मैं दोहराऊं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं कि आप हमेशा उसी विक्टिम कार्ड को प्ले करते रहे। उन्होंने ये भी नहीं कहा, शांतिऋषि धूलीपुरी पंडित को उनके नाम क्या पंडित लगा था, टूट पड़े सब, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने कहा मैं खुद बहुजन हूं, वो ब्राह्मण नहीं है। सवाल यही कि क्या आप सब कुछ इसी चश्मे से देखते हैं? और जहां तक प्रदर्शन की बात, छात्रों का प्रदर्शन का अधिकार है, छात्र प्रदर्शन करें, अगर प्रशासन उनको रोकता है तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करें, लेकिन ईंट पत्थर मारना और इस तरह की अराजकता फैलाना यह भी कतई ठीक नहीं। एक बयान आपको, चलिए अगली खबर पर बढ़ते हुए हम सुना देता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, अच्छा चले, मैं जिस खबर का इंतजार कर रहा था आगे, तो मैं वो खबर ले लेता हूं। नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, ये बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग खबर है, लेकिन आप देखिएगा आज पता नहीं क्यों आंसुओं वाली विजुअल ज्यादा आ रहे हैं, रोने वाले। एक और नेता रोए, वो भी दिखा रहा हूं आपको। इजराइल से मोदी जी वापस आ गए, लेकिन इजराइल का इफेक्ट नहीं खत्म हो रहा। अब एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखाता हूं, वो एयरपोर्ट की तस्वीर होगी, जरा वो अगर वो दिखा देंगे तो। ये भी वैसे अच्छी तस्वीर थी। एयरपोर्ट वाला विजुअल जो है वो, इसको तो शुरुआत से ले लीजिए, एयरपोर्ट वाला विजुअल आया तो वो भी लीजिएगा। ये वाला विजुअल शुरुआत से दिखाइए। नेतन्याहू और मोदी जिस तरीके से इस दौरे में मिले हैं, ये नॉर्मल नेताओं के जो दौरे होते हैं, ये उससे बहुत बढ़ के था। ये जैसे अब गले लग रहेंगे। वो तस्वीर एयरपोर्ट वाली मैंने मांगी थी, अगर वो आए तो दीजिएगा। विदा करते हुए कम से कम 20 सेकेंड दोनों लोग गले लगे रहे, और ये वहां चलन है, मतलब वो एक क्या कहते हैं सर, हक करने के बाद वैसा करना। तो नेतन्याहू लगातार भावुक दिखाई दिए इस दौरे पर। मोदी को भाई कहा, सब कहा। मतलब ये अब डिप्लोमेटिक रिश्तों से बहुत आगे की बात हो गई है। भारत ने इस इजराइल के साथ अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये डिक्लेयर कर दिया है।
ये अब एक अलग लेवल की दोस्ती की शुरुआत हो गई है जो दोनों के बीच हुई है। मैं वो तस्वीर से आपको दिखाना चाह रहा था। अब इसके बाद रिएक्शन देखिए हमारे देश में क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती की बात आपको मैं दिखाता हूं। महबूबा मुफ्ती रोने लग गई, वो रोई आंसुओं से। ये तस्वीर देख करके दिखा दीजिए जरा। हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है, और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बीबी नेतन्याहू उसके खिलाफ है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जो इंडाइट किया हुआ है, उसको किसी बहुत सारे मुल्कों में वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में मौलवी मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगें, उससे मिलें, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। केजरीवाल जी का रोना तो मुझे समझ में आया, वो तो इतने बड़े आरोप से बाहर निकले थे। महबूबा जी क्यों रोई? कहाँ रो रही थी? नहीं रो रही थी। नहीं, महबूबा के आंसुओं के तो कई कारण है। राजनीति से लगभग वो खत्म हो चुकी है। राजनीति में जम्मू कश्मीर में उनका कोई राजनीतिक असर बचा नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अब दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो सम्मान है, कि ऐसा नहीं कि नेतन्याहू से ही प्रधानमंत्री अकेले गले मिल रहे हैं। नेतन्याहू जिस तरीके से प्रधानमंत्री से गले मिलकर प्रधानमंत्री को अपना विशेष दोस्त, अपना भाई बताते हैं, जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि मोदी के बारे में शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई सबसे महान नेता है, और आज प्रधानमंत्री मोदी के कारण भारत दुनिया में सम्मान से नाम लिया जाता है। ट्रम्प प्रधानमंत्री के साथ गले मिलते हो। दुनिया के तमाम लीडर प्रधानमंत्री के साथ जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, चाहे वो भारत आने पर मिलते हो या प्रधानमंत्री मोदी के उनके देश पर यात्रा करने पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान होता है। और आज 36 से ज्यादा देशों का अगर सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, इजराइल का सर्वोच्च सम्मान संसद में उनको मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपने देश के लिए 140 देश करोड़ वासियों के लिए जो किया है, और दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं पच रहा ना, लेकिन एक सेक्शन को नहीं तो वो तो हमेशा रहेगा ना। विघ्न संतोषी लोग हमेशा ऐसे लोग रहेंगे, हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो भारत की उन्नति से जिन्हें तकलीफ होती है, जो प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के कारण, जो प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ता है, तो प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि जो सम्मान मुझे मिल रहा है ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने इसे कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी का सम्मान है। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो कहते हैं मेरे साथ 140 करोड़ भारतीय लोगों का सुरक्षा कवच मेरे साथ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, अगर मेरा सम्मान हो रहा है। जो प्रधानमंत्री करते हैं वो देश के लिए करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ देशवासियों को इसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, आंसू नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है, बार बार हम लोग ये देखते हैं। पाकिस्तान में इसका यूज कैसे किया गया। जो पोस्ट उन्होंने किया, नहीं उन्होंने, प्रियंका जी ने जो पोस्ट किया, उसकी बात वहां की मीडिया में चल रही है। इजराइल के दौरे को लेकर प्रियंका गांधी कैसे मोदी को घेर रही हैं, उसकी बात को चल रही है। वो सीपीएम के नेता में बेबी, उनके बयान को बार बार, जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीएम के, उनके बयान को कोट कर रहे हैं कि देखिए साहब, ये तो इनके देश के अंदर जो है इतना विरोध है मोदी की इस विजिट का। त्रिपाठी जी, पाकिस्तान की मीडिया में भारत की धूम नहीं, इसका मतलब भारत एकदम जिसको कहते हैं कि परफेक्ट डायरेक्शन में परफेक्ट स्पीड के साथ। इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, इस तस्वीर की बात कर रहा था। अब ये अनयूजुअल रिएक्शन है भाई, अनयूजुअल है ये। फिर एक बार इसको आप दिखा दीजिएगा, फिर एक बार दिखा दीजिए, दोबारा चलाइए इसको। ये नॉर्मल कटसी विदाई वाले तस्वीरें नहीं है सर। आपने तो बहुत सारे दौरे किए। ये अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री लगातार जितने देशों में जा रहे हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक निजी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के साथ तो उनका वैसे भी ये तो निजी संबंध हो गया है। हाँ, क्योंकि भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार इजराइल गए। भारत का तो कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं आज तक इजराइल 1950 से। तो एक उस तरह से भी उनका रिश्ता बना है, और दोनों लोग एक तरह से सोचकर डिफेंस को लेकर और सब मामलों पर उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसे दो रिश्तेदार सच में जब बिछड़ रहे होते हैं ना, लेकिन बड़े दिनों बाद मिले थे, अब तुम जा रहे हो, निजी संबंध है, लेकिन राइडर के साथ रखना चाहिए। डिप्लोमेसी है ना, केवल रिश्तों के भरोसे नहीं चलती है, रिश्तों से डिप्लोमेसी चलती है। अब इसी रिश्ते पर वो सारे रिएक्शन है जो अभी आप इससे पहले देख रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिए। इसीलिए कह रहा हूं कि एकदम सही दिशा में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि ये उनकी विजिट नहीं है, ये प्रॉपर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का स्टेटमेंट है, और बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। भारत आज वहां खड़ा है जहां ऐसे स्टेटमेंट देने की उसकी क्षमता है। नहीं तो क्या है, अभी तक ढुलमुल नीति,
इसका मतलब कतई नहीं कि हम फिलिस्तीन के दुश्मन हो गए। और अभी तो आज ही मैं देख रहा था, बिल क्लिंटन का वो वीडियो बड़ा वायरल है, उसे लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो फिलिस्तीनियों को कहा कि भाई आप वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम वो ले लीजिए, लेकिन उनको तो इजरायलियों की हत्या करनी है, हमास को। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट पॉलिसी भारत की होनी चाहिए। भारत शांति के साथ है, भारत बेहतरी के साथ है, लेकिन आज की तारीख में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारा पर्सनल जो भी हित है अहित है, उसके लिहाज से सबसे बेहतर है कि रिश्ता एक खबर और देना चाहता हूं। सौरभ, पश्चिम एशिया का क्वाड माना जाता है I2U2 जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया और यूएई, इजराइल और इंडिया, ये चारों का गठबंधन एक प्रकार का पश्चिमी एशिया के लिए क्वाड माना जाता है। कहा तो जाता है कि हम रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा के मामला में करेंगे, बाकी चीज़ों में, व्यापार के मामला में, लेकिन यह भी उसका एक क्रक्स है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाकर इसको और स्ट्रेंथन किया है। पाकिस्तान को ये ज्यादा परेशान कर रहा है। परेशान को ये बहुत पाकिस्तान इसीलिए टर्की को लेकर के और सऊदी अरब को लेकर के गठबंधन बना रहा था, इसी को काउंटर करने के लिए। एक कंट्रोवर्सी जिसका थोड़ा जिक्र त्रिपाठी जी कर चुके हैं, लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसकी बात हमें करनी चाहिए। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र को लेकर प्रधानमंत्री भी जो बताया वो नाराज बताए गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बहुत सख्त रुख भी दिखाया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग में बड़े तल्ख तेवर में पूछा कि ये किसका काम है। किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया गया। हुआ क्या था, एनसीईआरटी के 8वीं के सिलेबस में एक चैप्टर जो है वो जुडिशरी में करप्शन, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, इस पर एक चैप्टर लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी नाराजगी जताई, कंटेम्प्ट माना इसको, और उन्होंने इस किताब पर रोक लगा दी, कहा फौरी तौर पर सारी कॉपियां जितनी छप गई सब वापस आ जाए। अब सवाल इसमें यह है, एनसीईआरटी की किताब, हम सब एनसीईआरटी किताब पढ़ के बड़े हुए हैं, क्या रिएक्शन है इस पर सरकार का? साहब, 2 लोगों ने यह चैप्टर लिखा था, उन 2 लोगों को अब कभी हम कोई काम नहीं देंगे, यह रिएक्शन है सरकार का। 2 लोग, पूरे देश में करोड़ों बच्चे जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले, वो 2 लोगों ने लिख दिया था। बड़ा एक लंबा मेरे पास आर्टिकल में पढ़ना टाइम नहीं है, कितने लेयर से गुजरता है एनसीईआरटी का सिलेबस। पहले यह तय होता है कि क्या फ्रेमवर्क की क्या पढ़ाना है, उसमें फिर बात होती है कि अच्छा इसमें कौन किस किस सब्जेक्ट को जगह देनी है, फिर उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से एक्सपर्ट हैं। ऐसा भी नहीं कि 2 एक्सपर्ट ढूंढ लिए तो 2 एक्सपर्ट जो लिख देंगे वो उसके बाद उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। ऐसे ही नहीं छप जाता एनसीईआरटी में कुछ भी। तो ये कैसे छप गया, और छप गया और इस पर सरकार नाराज है। ऐसे ही यूजीसी की गाइडलाइन भी आ गई थी और सरकार को पता नहीं था, और ये सब शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है। तो ये अजीब सी बात है। इस पर एक रिएक्शन जो है, 2 रिएक्शन है, वैसे तो मेरे पास टाइम कमी है, छोटा छोटा तो सुनाता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी है और एक रिटायर्ड जस्टिस का भी है, दिखा दीजिए दोनों। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। चैप्टर में क्या गलत लिखा गया, कोई ये तो बताए ना कि इस चैप्टर में ये गलत लिखा गया है। अगर करप्शन नहीं है जुडिशरी में और लिख दिया गया है कि करप्शन है, तब तो समझ आता है। जुडिशरी की करप्शन तो अब ओपन है। वो जस्टिस वर्मा का केस इतना प्रोमिनेंट केस है कि अब केंद्र मंत्री जी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जैसे पता लगा हमने एक्शन लिया, हम विड्रॉ कर रहे हैं। जस्टिस ढींगरा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और बहुत वोकल हैं जुडिशरी में करप्शन के खिलाफ। इन्होंने कहा, अभी हवाला दिया वो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला तो केस तो है ही, जिसमें कागज के ढेर जो है, उन नोटों के ढेर जले हुए मिले थे, वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या गलत हुआ। सरकार डिफेंस कर रही है, सरकार नाराज बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट हंटर चला रहा है। सुबीर जी, ब्लैंकेट बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीईआरटी ने गोली चला दी है, न्यायपालिका लहलुहान है, और ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया। कोर्ट को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इस मामले को हम हल्के से नहीं लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कैबिनेट में गुस्से में कहा कि कौन है इसके पीछे, इस तरीके से चीजों को लिया गया। सरकार को कौन है, कैसे हो जा रहा है, सरकार ने बोला है कि सर समय बिल्कुल बहुत क्विक पॉइंट। हास्यास्पद है ये जो सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं जो लोग होते हैं, ये सब तय होते हैं भाई, शिक्षा मंत्रालय करता है, शिक्षा मंत्री की जानकारी में होता है। उसके बाद कह रहे हैं हम पता करेंगे, कौन से करेंगे?
अब ये बड़ा रहस्य का हो जाता है। और ऐसी अगर चीजें हो रही हैं, मैं तो पहले समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आपके अंदर था नहीं, जरा सा भी स्टैंड लेने, अगर गलती से हुआ तो भैया इतनी गलती कर रहे हो तो ये खतरनाक है, और बिना गलती के हो तो उस पर बात करते कि हम इस वजह से हमने किया था, दोनों ही बड़ा विचित्र है। ठीक है।